तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आपके टेस्ट सीरीज टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके सामने हम लेके आए हैं, जिसमें से आपके एग्जाम को लेके जैसे बीएसएससी, सिविल कोर्ट, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यानी कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सभी बिना स्किप किए हुए वीडियो को लगातार देखेंगे। ये सीरीज नंबर आप देख रहे होंगे, सीरीज नंबर 9 चल रहा है। इसके पहले 8 सीरीज चल चुका है। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए अगर यूट्यूब पर इसको सर्च आप करना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो आप केसरिया कंपटीशन क्लास के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और सीरीज नंबर भी डालेंगे तो सीरीज नंबर से भी आपका आ जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सारा टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम को लेके काफी ट्रेंडिंग है। इसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन को भी हम जोड़े हैं। इसके अलावा साइंस का जो रेशियो है वो ज्यादा रखा गया है, क्योंकि बीएसएससी का भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, तो उसमें तकरीबन 50 क्वेश्चन आपका साइंस ही होगा, तो साइंस का रेशियो थोड़ा ज्यादा रखा गया है। इसके अलावा हर पार्ट से क्वेश्चन को रखा गया है, और हर पार्ट का सॉल्यूशन करते समय हम खासा ख्याल इस चीज का रखे हैं कि सभी क्वेश्चन के साथ हम इंक्लूडेड एनिमेशन पिक्चर जो होता है वो डालने का हर क्वेश्चन में कोशिश किए हैं, जिसमें संभव हो पाया है। तो आप बिना स्किप किए हुए अगर वीडियो को देखते हैं तो काफी हद तक आपको फायदामंद होने वाला है आने वाला एग्जाम में। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं केसरिया कंपटीशन क्लास का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें बढ़ावा मिले और हम अच्छे वीडियो आपको ला सके और अच्छे स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। इसके लिए शेयर भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसे जेन्यून क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग शेयर करके केसरिया कंपटीशन क्लास को और खुद को आगे बढ़ाने का कोशिश करिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मृतोपजीवी कवक सेप्रोफाइटिक फंगस का उदाहरण होता है? अब देखेंगे इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें से क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, लेकिन उसका ऑप्शन लगभग सेम रहेगा। दो क्वेश्चन तो एकदम इतना क्लोज रहेगा, जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि दो क्वेश्चन काफी क्लोज आंसर देता है और दोनों ही लगभग सही होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो आपका आंसर होना चाहिए, सटीक आंसर जो होना चाहिए सबसे ज्यादा, वो कौन सा होता है? फोकस इस पर आजकल एग्जामिनेशन कराता है। थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को समझिएगा। क्वेश्चन देता है आपको सेम ही, जो पहले क्वेश्चन दे रहा था लगातार क्वेश्चन उसी तरीका का रहा था, लेकिन आंसर में थोड़ा सा क्या करता है कि आपको दो ऑप्शन क्लोज का ऑप्शन दे देता है और दोनों ही लगभग सही होता है। एक ज्यादा क्लोज होता है, एक जो होता है उसका फैक्ट आंसर होना चाहिए और इससे एक रिलेटेड आंसर होता है। क्लियर? तो ऐसे में छांटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर आप लगातार अगर वीडियो को आप देखते होंगे या लगातार सेट सॉल्यूशन करते होंगे, सेट को आप रेगुलर बनाते होंगे, या इसके अलावा डिटेल्स पढ़ने, एनसीईआरटी खास करके बुक पढ़ने का कोशिश करते होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे तरीका से क्वेश्चन को आंसर भी छांटने में आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो हम बार बार चर्चा करते हैं अपने टेस्ट सीरीज के दौरान कि आप जरूर एनसीईआरटी बुक पढ़िए, जो भी हो साइंस का भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं उसको एनसीईआरटी बेस से जोड़ने का कोशिश करेंगे। हम जितना भी क्वेश्चन देते हैं एनसीईआरटी बेस देते हैं और उसका आंसर भी एनसीईआरटी बेस देते हैं, और इसका लंबा थोड़ा सा सॉल्यूशन जाता है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी टाइम अगर नहीं लिया जाएगा, 2.5 मिनट भी टाइम नहीं लिया जाएगा, तो कैसा का सॉल्यूशन वो होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। मृतोपजीवी कवक, कवक के बारे में पिछले ही सेट में हम बता चुके हैं, ठीक है। कवक के बारे में यानी फंगस के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कवक के बारे में कि हरित लवक, कवक जो होता है वो एक हरित लवक, यानी इसमें किसी भी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। संकेंद्रित, संवहन उत्तक रहित, इसमें संवहन जो होता है वो उत्तक इसमें नहीं पाया जाता, संवहन उत्तक इसमें नहीं पाया जाता है कवक में। और ये बहुकोशिकीय, यानी एक कोशिकीय नहीं बल्कि बहुकोशिकीय, और इस बहुकोशिकीय का अपवाद कवक जो है वो ईस्ट इसका अपवाद होता है, क्योंकि ईस्ट भी एक कवक है और कवक एक बहुकोशिकीय होता है, ठीक है।
लेकिन इसका अपवाद है ईस्ट। ईस्ट भी एक कवक है, लेकिन यह बहुकोशिकीय न होके एक कोशिकीय होता है और इसे थैलोफाइटा की श्रेणी में कवक को रखा जाता है। क्लियर। अगला है, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, पहले भी बता चुके हैं कि काइटिन की बनी हुई होती है या पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। दोनों ही ऑप्शन आपको आएगा, काइटिन की बनी हुई होती है या पॉलीसेक्राइड की कोशिका भित्ति कवक की बनी हुई होती है, फंगस की बनी हुई होती है। क्लियर। अब देखेंगे, कवक में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में संचित पाया जाता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है। अब कवक का जनन जो होता है वो कायिक विखंडन के माध्यम से या विखंडन के माध्यम से तथा मुकुलन के द्वारा जनन संभव हो पाता है कवक में। अब देखेंगे थोड़ा सा, अगर देखेंगे कि कवक जो होता है वो पोषण के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। पहले भी बता चुके, पोषण के आधार पर कवक को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग होता है उसे सहजीवी यानी सिम्बायोटिक कहा जाता है। सहजीवी का मतलब होता है कि यह जिस, अब पहले बात तो यह है कि पहले भी हम सेट में बता चुके हैं कि कवक कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो कवक जो होता है ना वो नमी वाला स्थान में, शुष्क वाला स्थान में, जहां कार्बनिक पदार्थ मृत के रूप में या जीवित के रूप में पाया जाएगा वहां कवक उपस्थित रह सकता है, वहां कवक पाया जाएगा। तो लेकिन पोषण के आधार पर अगर चर्चा करेंगे तो यह 3 प्रकार का होता है। एक सहजीवी होता है यानी सिम्बायोटिक कहा जाता है, दूसरा परजीवी होता है यानी पारासाइटिक होता है, और तीसरा होता है मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक। क्लियर। सहजीवी का मतलब यह जिस पर रहेगा, क्लियर है, जिस कार्बनिक जीव पर यह रहेगा तो उससे भी लाभ लेगा और खुद उसको भी लाभ पहुंचाएगा और खुद भी लाभ ले लेगा। कहने का मतलब यह है कि उसमें जितने भी प्रकार के, जो भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होंगे वह भोजन के रूप में यह ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण से जिस जीव पर यह रहेगा उस जीव को भी लाभ कर देगा। अतः सहजीवी यानी सिम्बायोटिक उसे कहा जाता है। क्लियर है। सहजीवी के एग्जाम्पल के रूप में अगर देखेंगे तो लाइकेन आ जाता है, और इस लाइकेन को शैवाल प्लस कवक के बीच का योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, सिम्बायोटिक कहा जाता है लाइकेन को। तो लाइकेन एक सहजीवी फंगस का उदाहरण होता है। दूसरा होता है माइकोराइजा। यह माइकोराइजा जो होता है वो माइकोराइजा वैसे पौधे के जड़ों में पाया जाता है जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। तो वैसे पौधे के जड़ों में माइकोराइजा नामक फंगस का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिसके कारण से उस पौधे का ग्रोथ में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जड़ों में वृद्धि हो जाती है तो पौधे के ग्रोथ में भी वृद्धि हो जाती है। ये पौधे एवं कवक के बीच के योजक कड़ी के रूप में माइकोराइजा को जाना जाता है। तो माइकोराइजा, लाइकेन दोनों सहजीवी के उदाहरण होते हैं। जबकि परजीवी कवक के रूप में अगर देखते हैं, पैरासाइटिक फंगस के रूप में, तो पक्सनिया जो होता है, पक्सिनिया, और दूसरा जो होता है आस्टिलागो, ये दोनों परजीवी यानी पैरासाइटिक कवक के उदाहरण होते हैं। तीसरा में मृतोपजीवी कवक यानी सेप्रोफाइटिक, वैसे कवक होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही अपने भोज्य पदार्थ के लिए, पोषण के लिए निर्भर करता है, क्योंकि यह भोजन तो स्वयं बना ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिन ही नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट ही नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से यह भोजन नहीं बना सकता है। तो या तो दूसरे पर निर्भर करेगा, या तो मरे हुए पर निर्भर करेगा, या जीवित पर निर्भर करेगा भोज्य पदार्थों के लिए। तो मृतोपजीवी कवक वैसे कवक होते हैं जो मृत हुए कार्बनिक जीवों पर निर्भर करता है। इसके कई उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे राइजोपस। राइजोपस जो होता है वो तना के रूप में, इस रूप में आप देख रहे होंगे, राइजोपस। दूसरा जो होता है वो पेनिसिलियम, देख रहे हैं, एक फल है, नींबू है या संतरा है, यह जब सड़ चुका है, ऊपर से फंगस लग चुका है, इस पर कवक लग चुका है, यही पेनिसिलियम होता है। और ब्रेड जो होता है वो ब्रेड में भी देख सकते हैं, ऊपर मोरचेला और ईस्ट। ईस्ट पहले ही बता चुके कवक तो है, लेकिन कवक साधारणतः प्रायः जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा कवक होता है जो इसका अपवाद होता है और एक कोशिकीय कवक का उदाहरण होता है। तो मृतोपजीवी कवक में राइजोपस हो जाएगा, पेनिसिलियम हो जाएगा, मोरचेला हो जाएगा और ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है।
तो अब आपका ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या आपका ऑप्शन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मृत्योपजीवी पूछ रहा है जैसे प्रोफाइटिक फंगस, तो आपका कवक आंसर पेनिसिलियम आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह होने का क्या कारण होता है, जिसे डायबिटीज मेलेटस के नाम से जाना जाता है मधुमेह को। अब थोड़ा सा देखेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज मेलेटस क्या होता है। यह अग्नाशय से संबंधित रोग होता है। अग्नाशय का मतलब पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से संबंधित रोग होता है जो इंसुलिन के पर्याप्त स्रावन नहीं होने के कारण होता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्रावन होता है जो पैनक्रियाज के बीटा सेल से होता है। आगे हम लोग देखेंगे। रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना ही कहलाता है मधुमेह या डायबिटीज मेलेटस कहलाता है, या इसी को दूसरे शब्दों में शॉर्ट शब्दों में हम कह सकते हैं उच्च रक्त शर्करा हो जाना, इसी को मधुमेह कहा जाता है। क्लियर है? तो आंसर तो निकल गया होगा कि मधुमेह होने का कारण है कि इंसुलिन का अग्नाशय में इंसुलिन का कम स्रावन होना मधुमेह का कारण बनता है। यह जो इंसुलिन होता है ना, वो ग्लूकोज के मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसके कारण से ग्लूकोज जो होता है वह हमारे रक्त में नहीं मिल पाता है, उसको नियंत्रित कर लेने का काम करता है। लेकिन जब इंसुलिन का स्रावन ही कम होने लग जाए अग्नाशय से, तो ऐसे स्थिति में ग्लूकोज जो होगा वह एक्स्ट्रा जाके ब्लड में मिल जाएगा, जिसके कारण से मधुमेह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब देखेंगे अगला पॉइंट। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता, अब अधिकता से तो हो जाएगा मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से हो जाएगा मधुमेह नामक रोग। लेकिन इंसुलिन की जब अधिकता शरीर में हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। यह हाइपोग्लाइसीमिया से जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है। क्लियर? आप देखेंगे थोड़ा सा इसको एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग ह्यूमन बॉडी हम लोग का है, और ह्यूमन बॉडी के यहाँ जो पाया जाता है वो पैनक्रियाज पाया जाता है। यहाँ से पैनक्रियाज को निकाल लिए, पैनक्रियाज है, इसी को कहा जाता है अग्नाशय। अब यह पैनक्रियाज जो होता है वह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैनक्रियाज। तो कहेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पहली तो कहेंगे यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय होता है। और अग्नाशय जो होता है वो एक मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के ग्रंथि में शामिल होता है। क्लियर है? इसी अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, यह तीन प्रकार के एंजाइम का सेक्रीशन करता है अग्नाशय, जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड के रूप में अंततः बदल दिया जाता है। इमाइलेज जो होता है वो मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। इमाइलेज मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जबकि लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। थोड़ा सा फैक्ट समझने का प्रयास करेंगे, टोटली एक ही फिगर में टोटल समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? अग्नाशय क्लियर हो गया। अब अग्नाशय में देखेंगे, अग्नाशय में कई प्रकार का सेल आपको दिख रहा होगा, अलग अलग कलर का कई प्रकार का सेल दिख रहा होगा। जैसे ये वाला जो ऊपर वाला सेल चला गया, ये अल्फा सेल हो जाता है। क्लियर? अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नामक इंसुलिन का अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सेक्रीशन होता है। दूसरा है बीटा सेल, देख रहे होंगे बीटा सेल, दूसरा ये रेड वाला बीटा सेल, इससे इंसुलिन का स्रावन होता है, सेक्रीशन होता है। क्लियर? इस पूरे ग्रुप को, ये जितना सेल का ग्रुप है जो हमारे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में पाया गया, इसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, क्योंकि लैंगरहैंस नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी, अतः उन्हीं के नाम पर इसका नाम लैंगरहैंस रख दिया गया। क्लियर है? और यह अग्नाशय का एक हिस्सा है, देख लीजिए ये छोटा सा हिस्सा, इसको जब जूम करके देखेंगे तो ये सभी कोशिकाओं का समूह के रूप में है। अलग अलग कोशिका अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एप्सिलॉन सेल के रूप में
टूट जाता है। जब इसको जूम करके देखेंगे तो क्लियर है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सेक्रीशन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रीशन होता है, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन का सेक्रीशन होता है और एप्सिलॉन सेल से ग्रेलिन का सेक्रीशन, ग्रेलिन दरअसल ग्रेलिन का सेक्रीशन होता है। क्लियर। अब देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, ग्लूकागॉन जो होता है यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकागॉन जो होता है वो अल्फा सेल से स्रावित होता है और यह ग्लूकोज को पुनः ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दूसरा है इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है, यही कारण है कि शर्करा को यह कंट्रोल करता है। क्लियर। अगला सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन का काम होता है यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। कहने का मतलब यही सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होता है जो भोजन से अति आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वो पूरे के पूरा अवशोषित किया जा सके, इसके लिए इसे स्वांगीकरण कहा जाता है। इस अवधि को वह बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन वाला पोषक तत्व जो है अवशोषित हो सके। क्लियर। अगला है ग्रेलिन, ये ग्रेलिन हार्मोन जो होता है वो एप्सिलॉन सेल से स्रावित होता है और यह भी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का एक भाग होता है जो पैनक्रियाज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ग्रेलिन जो होता है वो भूख को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है, इसे हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ग्रेलिन का सेक्रीशन अगर शरीर में कम जाएगा तो भूख लगबे नहीं करेगा, और जब ग्रेलिन का सेक्रीशन ज्यादा हो जाएगा तो आवश्यकता से ज्यादा भूख की अनुभूति होगा और भूख महसूस होगा। क्लियर है। एक ही वीडियो में सारा चीज समझ गए पैनक्रियाज का। अगला चलते हैं, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले समझेंगे कि परागन क्या है। परागन यानी पॉलिनेशन। क्लियर। परागन यानी पॉलिनेशन समझेंगे। पुष्प के परागकण जिसे पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, पुष्प के परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स को पराग कोश यानी एंथर से निकलकर अंडप यानी ओवरी के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया, हिंदी में कहेंगे तो पराग कण को परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही कहलाती है परागन। क्लियर। पॉलिनेशन कहा जाता है। अब समझेंगे, थोड़ा सा नहीं समझ में आया, अब फिगर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पुष्प है, पूर्ण पुष्प देख रहे हैं आप। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग देख रहे हैं, कैलिक्स। दूसरा होता है कोरोला, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट कोरोला होता है। तीसरा होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो होता है पुरुष जननांग होता है, पुरुष जननांग होता है। क्लियर। एंड्रोसियम पुरुष जननांग होता है पुष्प में, और गाइनोसियम जो होता है वो स्त्री जननांग होता है। क्लियर। स्त्री भाग होता है, इतना समझेंगे। गाइनोसियम स्त्री भाग होता है और एंड्रोसियम पुरुष भाग होता है। कैलिक्स सबसे बाहरी भाग होता है पुष्प का, और कोरोला इसके भीतर वाला जो पंखुड़ी होता है उसी को कहा जाता है कोरोला। समझेंगे। कैलिक्स की एक इकाई को सेपेल कहा जाता है, कोरोला की एक इकाई को पेटल कहा जाता है, एंड्रोसियम की एक इकाई को अस्टेमेन कहा जाता है और गाइनोसियम के एक इकाई को कार्पेल कहा जाता है। इतना तो बात क्लियर है। अब देखेंगे इस पुष्प के भीतर चलेंगे तो भीतर में ये जो लंबा एंटीना जैसा आपको देख रहा है, एंटीना जैसा जो आपको दिख रहा है, यह कहलाता है एंड्रोसियम। पूरा भाग एंड्रोसियम हो जाता है। इसे लंबा भाग को फिलामेंट कहते हैं और ऊपर में जो ये दिख रहा है मुंडी, ये हो जाता है एंथर, और इसी एंथर में मौजूद होता है पॉलन ग्रेन्स। इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है। क्लियर है। अब देखेंगे दूसरा पार्ट जो पुष्प का चलते हैं वो होता है स्त्री जननांग यानी गाइनोसियम का भाग, ये कहलाता है अस्टिग्मा। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पुरुष महिला का, ये अस्टिग्मा कहलाता है, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहा जाता है हिंदी में।
जबकि ये जो सीधा आप देख रहे हैं इसको स्टाइल कहा जाता है। कैसे? स्टाइल में दम खड़ा है, स्टाइल यानी वर्तिका इसको कहा जाता है। क्लियर? और ये भीतर वाला जो भाग देख रहे हैं वो ओवरी कहलाता है। ओवरी का मतलब अंडप। अब समझेंगे इस एंथर में जो पाया जाएगा पोलन ग्रेन्स, परागकण, इस पोलन ग्रेन्स को एंथर से निकलकर स्टिग्मा वाला हिस्सा में पहुंचने की प्रक्रिया ही कहलाती है पॉलिनेशन। क्लियर है? समझ में आ गया। अब देखेंगे पॉलिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक वो स्वपरागन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, अपने से पॉलिनेशन पुष्प में होता है। क्लियर? दूसरा होता है पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन, पुष्प अपने से परागन नहीं करता है बल्कि दूसरे पर या किसी माध्यम पर निर्भर करता है, उसे पर परागन कहा जाता है। स्वपरागन भी दो प्रकार का होता है। एक ऑटोगेमी होता है। ऑटोगेमी का मतलब होता है सेम फ्लावर, सेम जाति के पौधे के सेम फ्लावर, यानी पौधे में कई फ्लावर पाए जाते हैं, उसमें से एक ही फ्लावर में पाए जाने वाले एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है वो ऑटोगेमी कहलाती है। यही होता है सेम फ्लावर वाला स्वपरागन। दूसरा होता है जिटोनोगेमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग पुष्प, जैसे एक पुष्प इस टहनी पर, एक पुष्प उस टहनी पर। क्लियर? और ऐसे स्थिति में एक पुष्प के पोलन ग्रेन्स निकलकर दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया यह कहलाती है जिटोनोगेमी। क्लियर है? अब देखेंगे पर परागन। पर परागन वो उसे कहा जाता है जब एक पुष्प का परागन उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचना होता है, उसे पर परागन कहा जाता है। अब देखेंगे वायु द्वारा जो परागन होता है उसे कहेंगे क्या? एनीमोफिली। कीट द्वारा परागन होता है उसे कहेंगे एंटोमोफिली। जल द्वारा जो परागन होता है उसे कहेंगे हाइड्रोफिली। जंतु द्वारा जो परागन होता है उसे जूफिली। पक्षियों द्वारा जो परागन होता है उसे ऑर्निथोफिलस। घोंघे द्वारा परागन को मेलैकोफिलस। चमगादड़ द्वारा परागन को चिरैप्टोफिलस के नाम से जाना जाता है। अगर इतना आप याद रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसी से एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत शामिल की जाती है? अब समझेंगे। सबसे पहले मकड़ियां जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बान सीबोल्ड ने 1845 ईस्वी में किया था। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ के रूप में, फाइलम के रूप में शामिल किया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ का शाब्दिक अर्थ होता है संयुक्त उपांग यानी ज्वाइंट फुट। इसमें पाए जाने वाले जो भी जीव होंगे ना, उसके पैर जो होते हैं वो सटे हुए होते हैं, ज्वाइंट के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे संघ की विशेषता को आर्थ्रोपोडा से जोड़ने का काम करता है। लगभग 10 लाख जंतु है इस आर्थ्रोपोडा के संघ में। पूरे पृथ्वी पर लगभग 10 लाख जंतुओं को शामिल किया जाता है। अब इस संघ की यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम की विशेषता क्या होगी? तो इसका निवास जल, थल एवं वायु सभी स्थानों पर रह सकता है। शरीर विभाजन जो होगा वो सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में बटा हुआ होगा, सिर के रूप में, वक्ष के रूप में और उदर के रूप में। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाएगा। देह गुहा जो होगा उसे हीमोसील के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि संघ आर्थ्रोपोडा का देह गुहा जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? हीमोसील के नाम से जाना जाता है। और इसका श्वसन अंग, आर्थ्रोपोडा संघ का श्वसन अंग जो होता है वो ट्रैकिया गिल्स, बुक लंग्स और सामान्य सतह होता है। आर्थ्रोपोडा संघ प्रायः एक लिंगी होते हैं। निषेचन इसमें बाह्य भी हो सकता है और निषेचन आंतरिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार का निषेचन होता है। लेकिन उत्सर्जन जो होगा आर्थ्रोपोडा में वो मैल्पिगियन नलिका या हरित ग्रंथि के द्वारा होता है। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा का ले लेंगे तो तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़न, मक्खी, मच्छर, खटमल, मधुमक्खी, टिड्डी, मकड़ी, बिच्छू,
ट्राइऑर्थस, लिम्यूलस, क्रैफिश, कनखजुरा, रेशम कीड़ा और किलनी, ये सभी ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आप इतना ध्यान रखेंगे कि ऑर्थोपोडा संघ की विशेषता क्या होगी, इसमें 3 जोड़ी पैर पाया जाएगा। पहली विशेषता साधारणतः जनरली आप इसको जान सकते हैं, 3 जोड़ी पैर पाया जाएगा, 2 जोड़ी पंख पाया जाता है, 1 जोड़ी इसके सर पर एंटीना होता है। क्लियर, इसे ऑर्थोपोडा संघ के रूप में शामिल कर लिया जाता है। साधारणतः हम बताएं, इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग जो होता है वो कीट यानी इंसेक्ट्स होता है, ऑर्थोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग। पेरीपेटस को एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडा संघ का योजक कहा जाता है या ओजक कड़ी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पेरीपेटस को एनिलिडा और ऑर्थोपोडा संघ का योजक यानी सिम्बायोटिक कहा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेड्यूला ऑब्लांगाटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा होता है? तो उसका तो आंसर आ गया होगा, ऑर्थोपोडा संघ का। मेड्यूला ऑब्लांगाटा आप समझेंगे ब्रेन को। ब्रेन जो होता है ना वो 3 पार्ट में बटा होता है। एक फोर ब्रेन जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, फोर ब्रेन यानी प्रमस्तिष्क। क्लियर, जिसको अंग्रेजी में और नाम से प्रोसेंसेफ्लॉन, प्रोसेंसेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है मीसेंसेफ्लॉन, मीसेंसेफ्लॉन यानी इसे कहेंगे मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसे कहा जाता है। तीसरा हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन। क्लियर है? या इसे रोहेम्बेनसेफ्लॉन, रोहेम्बेनसेफ्लॉन कहा जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ब्रेन 3 भाग में बटा हुआ है। प्रमस्तिष्क सबसे आगे का जो भाग होता है ना वो 2 भाग में बटा होता है 2 भागों में बटा होता है, एक सेरेब्रम और दूसरा डाइएन्सेफ्लॉन। प्रमस्तिष्क जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। 2/3 हिस्सा ब्रेन का जो होता है वो प्रमस्तिष्क का ही होता है, अतः यह सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का 2 पार्ट, सेरेब्रम होता है और दूसरा होता है डाइएन्सेफ्लॉन। सेरेब्रम का क्या काम होता है? तो सेरेब्रम का काम ध्यान से सुनेंगे। सेरेब्रम का जो काम होता है उसका काम होता है कि चिंतन का केंद्र होता है, चिंतन का केंद्र होता है, ज्ञान का केंद्र होता है, बुद्धि का केंद्र होता है, सोचने या विचार करने का केंद्र बिंदु यही सेरेब्रम होता है। क्लियर, यानी सबसे बुद्धिमान कहेंगे, सबसे बुद्धिमान केंद्र जो होगा मस्तिष्क का वो होगा सेरेब्रम, क्योंकि चिंतन भी इसी में होता है। किसी चीज को हम भाषण दे सकते हैं तो इसी में अपने बुद्धिजीविता को बढ़ा के दे सकते हैं। किसी चीज को लिखने की बात आ गया तो वही सेरेब्रम का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन का। किसी के बारे में याददाश्त करना है, किसी को याददाश्त रखना है लंबे समय तक से, तो ये सभी काम सेरेब्रम करता है। क्लियर, डाइएन्सेफ्लॉन जो होता है वो 2 भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलमस। थैलमस का काम होता है क्या? ठंडा, गर्म एवं दर्द की अनुभूति कराता है। ठंडा, गर्म और दर्द की अनुभूति थैलमस कराता है। जबकि हाइपोथैलमस का काम क्या होता है? तो हाइपोथैलमस का काम होता है भूख लगना, प्यास लगना, उपापचयी की क्रिया को नियंत्रित करने का काम आ गया, प्यार हो जाना, घृणा हो जाना, ये सभी काम जो होता है वो रक्तचाप का बढ़ जाना हाइपोथैलमस के कारण ही संभव हो पाता है। तो थैलमस और हाइपोथैलमस डाइएन्सेफ्लॉन के पार्ट होते हैं। क्लियर है? अब मिड ब्रेन यानी मीसेंसेफ्लॉन की अगर बात कर लेते हैं तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 2 भाग में बटा होता है। एक सेरेब्रल पेंडिकल या सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, दूसरा होता है सेरेब्रल कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर, मध्य भाग 2 भाग में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है।
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है श्रवण शक्ति को नियंत्रित करता है और दृष्टि को नियंत्रित करने का काम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का होता है। जबकि सेरेब्रल पेंडिकल का काम होता है इन सभी आवेगों को, इन सभी सूचनाओं को यह एक पैकिंग के रूप में, थैली के रूप में सुरक्षित रखने का काम करता है। और यह सुरक्षित रखकर रिफ्लेक्ट एक्शन करने के लिए यह स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु को यह ट्रांसफर कर देता है, सभी सूचनाओं को ट्रांसफर कर देता है। यानी ब्रेन के सभी हिस्सों से यह जुड़ा हुआ होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सभी हिस्सों से सूचनाओं को, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है और उसे एक बैग के रूप में पैकिंग कर लेता है। और पैकिंग करने के बाद यह उसको रिफ्लेक्ट एक्शन देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ ट्रांसफर कर देता है सूचनाओं को। क्लियर है? अब चलेंगे पश्च मस्तिष्क, जिसे रोहेम्बेनसेफ्लॉन कहा जाता है। दो भाग में, एक सेरेब्लम होता है और दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। सेरेब्लम का क्या काम होता है? तो हमारे शरीर को सीधे साधे रखने का काम, यानी बैलेंस करने का काम, शरीर को संतुलित करने का काम कौन करता है? सेरेब्लम करता है। सेरेबेलम, यहां पर है सेरेबेलम। क्लियर? और मेड्यूला ऑब्लांगाटा का काम होता है अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है, जैसे निगलना, उगलना, वोमिटिंग करना, ये सभी क्रिया जो होता है अनैच्छिक होता है। तो ऐसे क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए मेड्यूला ऑब्लांगाटा जरूरी होता है। क्लियर है? तो मेड्यूला ऑब्लांगाटा समझ गए होंगे किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पौधे में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? तो लेग्यूमिनस पौधा, दलहनी पौधा, दलहनी पौधा की जड़ों में गांठ पाई जाती है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेता है और नाइट्रेट्स के रूप में बदल देता है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? तो पहले ही बता चुके। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहां पर थोड़ा सा देखें, हम जिस चीज की चर्चा कर रहे थे कि क्लोज आंसर देता है, एक प्रोटीन का संश्लेषण करना और दूसरा है प्रोटीन का विघटन करना। तो हमने कहा ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। संश्लेषण करना का मतलब बनाना होता है, बनाना। तो क्या ट्रिप्सिन बनाने का काम करता है? नहीं। क्या करता है? विघटन करता है, उसको पचाने का काम करता है। तो प्रोटीन को पचाने का काम ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन और अंततः पॉलीपेप्टाइड के रूप में परिणत कर देता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या हो जाती है? अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा? ओलॉस रोमन नामक विद्वान के द्वारा 1676 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच की अवधि को माप लिया और उसके बाद प्रकाश की गति का पता लगा लिया। क्लियर? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसका तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल केवल माध्यम के अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल जो होता है वो केवल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्लियर है? प्रकाश की चाल केवल अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। क्लियर है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। यानी माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। जैसे U बराबर C बटा म्यू के रूप में होता है, जहां म्यू को समझेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया और C निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। क्लियर है? और यह अपवर्तनांक के रूप में इंडिकेट किया जाता है। तो इक्वेशन निकल के आया U बराबर C बटा म्यू। अब नोट थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है,
तथा चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में औसतन 1.28 सेकेंड लगता है। खूब यह क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी तक आने में सूर्य से 8 मिनट 16 सेकेंड यानी 8 दूना 16, ऐसे करके याद रखेंगे। और चंद्रमा से चंद्रमा से प्रकाश आने में पृथ्वी तक औसतन 1.28 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर है? सभी वस्तुएं उष्मा की सुचालक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही होनी चाहिए? वस्तु के संतुलन में होने के लिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वस्तु को संतुलित करने के लिए वस्तु के गुरुत्व केंद्र यानी वस्तु का समस्त भार जहां होता है उस पर वस्तु के भार के बराबर और ऊपरी मुखी एक बल लगाया जाता है, जिसके कारण से कोई भी वस्तु स्थिर होती है। जैसे कि मान लिया जाए ये लकड़ी का गट्ठर है, ठीक है। अब लकड़ी के गट्ठर का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? जहां लकड़ी का समस्त भार होगा, यानी कि इस मिड पॉइंट में समस्त भार होता है। क्लियर? समस्त भार होगा जहां उसका गुरुत्व केंद्र होगा। पर वस्तु के समस्त भार वस्तु के भार के बराबर ऊपरी, अब इसको अगर संतुलन करना है तो इसके ऊपर की ओर भी एक बैलेंस करने के लिए बल लगाना पड़ेगा, तभी जाके यह वस्तु स्थिर हो पाएगा। क्लियर है? देखेंगे किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब तक स्थिर रहता है जब तक वस्तु का आकार नहीं बदलता है। अब वस्तु का संतुलन 3 प्रकार से किया जाता है। एक अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन में क्या होता है? तो संतुलन बिगाड़ने पर पुनः अपनी अवस्था प्राप्त करने की क्षमता इसमें पाई जाती है अस्थायी संतुलन में। जबकि अस्थायी संतुलन में क्या होता है? पुनः अपनी पुनर्अवस्था में आने का प्रयास, अपनी अवस्था में यह आ जाता है। मतलब कि इसकी अवस्था को अगर अस्थायी संतुलन किसको कहेंगे? तो जब वस्तु के अवस्था को हम परिवर्तित कर देंगे, छेड़छाड़ कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, उसको अस्थायी संतुलन कहते हैं। जबकि उदासीन संतुलन के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? पुनर्अवस्था में आने के प्रयास को ही नहीं करना उदासीन कहलाता है। मतलब कि वह अपने पूर्व स्थिति में आने के लिए कोई चेष्टा ही नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया, तो उसे ही उदासीन संतुलन कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वस्तु को संतुलित करने के लिए हो ही गया। संतुलन 3 प्रकार का होता है, एक अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। अस्थायी संतुलन संतुलन बिगाड़ने पर पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और अस्थायी संतुलन अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है स्थिति बिगाड़ने पर। और उदासीन तो जो होता है वह इसकी अवस्था को अगर चेंज कर दिया जाए तो ये अपनी अवस्था में आने का प्रयास भी नहीं करता है, उसे उदासीन संतुलन कहा जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रही है तो ऐसे स्थिति में वास्तविक वजन जो होता है वह घट जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जब 5 कंडीशन होता है जब आप लिफ्ट में होते हैं। पहला, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से बढ़ा हुआ महसूस होगा। कारण क्या होगा? W बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता होगा तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से बढ़ा हुआ महसूस होता होगा। क्लियर? ऊपर की ओर होगा तब। अगला है, जब लिफ्ट एक समान वेग यानी त्वरण a बराबर 0 से ऊपर या नीचे हो जाती है तो उस दशा में व्यक्ति का भार को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अगला, यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी एकाएक टूट जाए तो व्यक्ति का भार शून्य महसूस होने लगेगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो ऐसे स्थिति में लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट का फर्श से ऊपर उठकर छत पर जा टकराता है। 12वां क्वेश्चन में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब विस्थापन जिधर है तो विस्थापन बल की दिशा में होगा। अब यहां भी समझेंगे, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में कभी भी धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा।
कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इस चीज को याद रखेंगे। कार्य कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। कार्य को समझेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन की दिशा में, बल गुने विस्थापन की दिशा में विस्थापन कार्य दो सदिश राशि। कार्य जो होता है वो बल गुने विस्थापन, जिस दिशा में विस्थापन किया गया उसी की ओर एक बल लगता है। दो सदिश राशि का एक मिश्रण होता है कार्य, परंतु स्वयं एक अदिश राशि है। अगला समझने का प्रयास करेंगे। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में जूल भी कहा जाता है। अगला, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट जब होता है तो आसानी से फ्यूज तार गल जाता है, जिसके कारण से परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है और हमारा परिपथ में लगा हुआ उपकरण सुरक्षित बच जाता है। तो इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, गलनांक बिंदु पर इसे लगाया जाता है। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। जब परिपथ में अतिभारण यानी ओवरलोडिंग या लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत अधिक धारा पहुंचने लगती है, तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। फलस्वरूप होता क्या है कि परिपथ टूट जाता है और धारा प्रवाहित होने से बंद हो जाती है और उपकरण खराब होने से बच जाता है। इसी की चर्चा हम कर लिए। ये देख सकते हैं फ्यूज है। फ्यूज के अंदर इस्तेमाल होने वाला धातु जो होता है वो टीन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा सस्ते फ्यूज होता है तो टीन और लेड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टीन जो होता है वो 67% टीन होता है और बाकी का 33% जो होता है वह शीशा होता है। क्लियर? अच्छा फ्यूज तार टीन का, जबकि थोड़ा सस्ता फ्यूज तार शीशा और टीन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज को सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फ्यूज को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लघु परिपथ विच्छेदक का इस्तेमाल फ्यूज के स्थान पर करता है। कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई होती है? अब गुरुत्वीय स्थिरांक निकालने के लिए F बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, F बराबर G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर। क्लियर? अब आपका गुरुत्वीय स्थिरांक पूछ रहा है, यानी इसका मान आपको पूछ रहा है, तो G बराबर नहीं हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर बटा M1 M2। F फोर्स बराबर तो होता है M इंटू ए, या फोर्स को हम डायरेक्टली हम लिखेंगे तो इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन। R को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम गुना किलोग्राम, यही इतना है ना, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम का स्क्वायर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। कौन ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है भाई? घर्षण द्वारा किए गए कार्य। तो घर्षण के द्वारा कोई भी कार्य करेंगे तो घर्षण से ताप ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? तो ध्वनि के माध्यम के घनत्व और उसके प्रत्यास्थता, ये दोनों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ध्वनि की चाल के बारे में देखेंगे। माध्यम की प्रत्यास्थता ई जिसे सूचित किया जाता है, ई से इलास्टिसिटी एवं घनत्व यानी डेंसिटी पर निर्भर करती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदलता है। ध्यान देंगे, ध्वनि की चाल बदलता है जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो, और दूसरा जो होता है वो तरंगदैर्घ्य बदलता है, जबकि आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। अतः माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है ना वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यह कोई परिवर्तन नहीं होता है इसका, अतः इस पर निर्भर नहीं करती है। अगला है दाब का प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है कि नहीं? तो
तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप अगर यदि जो समान है तो ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे और ताप बढ़ाएंगे तो ऐसे स्थिति में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। आर्द्रता का प्रभाव, तो वायु में, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल ज्यादा होता है। यही कारण है कि ठंडे के दिनों में आवाज दूर तक सुनाई देती है। तो आर्द्रता का प्रभाव होता है ध्वनि के चाल पर। अगला वेग का प्रभाव, वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जिस ओर वेग की दिशा है उस ओर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में घट जाती है। अगला क्वेश्चन है फिक्की के शब्द, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? तो सबसे पहले समझेंगे फिक्की है क्या। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है फिक्की को। फिक्की का पूरा रूप ही होता है, इंग्लिश का हिंदी रूप भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, व्यापारिक संगठन का संघ होता है ये फिक्की। इसकी स्थापना 1827 ईस्वी में किया गया था। इसके संस्थापक सदस्य में से घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर थे। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष संजीव मेहता हैं फिक्की के और वर्तमान महासचिव श्री दिलीप चेन्नॉय हैं। क्लियर है? फिक्की देख सकते हैं आप, नई दिल्ली में मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, सही बात है। रबर बोर्ड कोट्टायम में, सही बात है। चाय बोर्ड कोलकाता में, सही बात है। तंबाकू बोर्ड कोच्चिन में, यही गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में स्थित है, कोच्चिन में नहीं स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में स्थित है तंबाकू बोर्ड। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। बैंक दर ब्याज की वह दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, उसे बैंक रेट कहा जाता है और यह आरबीआई के द्वारा ही तय किया जाता है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, इस माध्यम से आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। वर्तमान में बैंक रेट की अगर बात किया जाए तो 5.15% है। सीमांत अस्थायी सुविधा की बात किया जाए तो 5.15%। दोनों चीज, बैंक रेट भी और सीमांत अस्थायी सुविधा भी। रेपो रेट 5.90% और रिवर्स रेपो 3.35% है। अगला क्वेश्चन, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका पूरा रूप होता है। 3 क्षेत्र में विकास कौन कौन? संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों कारकों के आधार पर, या चाहे तो आर्थिक हो या गैर आर्थिक हो, दोनों कारकों के आधार पर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किसी भी देश की समृद्धि के स्तर को मापने का एक मापक होता है। मापक आधार इसका क्या है? अब आप क्वेश्चन की तरफ चले। HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक होता है? तो मापक का आधार होता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। क्लियर है? यही मापक आधार के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर? तो आपका आ जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। भारत का स्थान अगर देखा जाए HDI के मामला में तो कुल 191 देशों में भारत का स्थान 132वां स्थान रहा है। 1990 ईस्वी में इस HDI को 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री अब महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा HDI को सबसे पहले किसने तैयार किया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तो 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने? दादा भाई नेरोजी ने ही किया था। 1867 से 68 ईस्वी में
सर्वप्रथम प्रयास जो हुआ था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखेंगे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटा दिया जाता है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय किसी एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य या मुद्रा मूल्य को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रेसिएट यानी मूल्यह्रास होता है। गणना का प्रथम प्रयास, राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 से 68 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता आ रहा है। राष्ट्रीय आय का आकलन एवं प्रकाशन करने वाली संस्था CSO यानी 1900 CSO की स्थापना कब 1951 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आय का आकलन एवं प्रकाशन करने वाली संस्था CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। देखेंगे तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। ध्यान रखेंगे इस टर्म को, साइमन कुजनेट्स साइमन कुजनेट्स राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता इनको माना जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने की विधि 3 गो होती है, एक आय विधि से, दूसरा व्यय विधि से और तीसरा उत्पाद विधि से होता है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली के सल्तनत की पहली राजधानी थी लाहौर। जिस समय गुलाम वंश की स्थापना हुई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी राजधानी लाहौर रखी थी, जिसे 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दफना दिया गया था। देख रहे होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई। बाद में इंसुलिन में लाहौर, बाद में इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी बदल दिया और दिल्ली ले आया। इल्तुतमिश फिर उसी गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश था जिसने लाहौर से राजधानी परिवर्तित करके पुनः फिर से दिल्ली ले आया। इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सबसे खूबसूरत शासक में शासनकाल रहा था, सबसे खूबसूरत शासक रहा था, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश के समय सल्तनत की राजधानी किलोखरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में किलोखरी को बनाया गया था। देख सकते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किलोखरी को अपनी राजधानी पहली बार बनाया था। अगला है शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है MBT ने सल्तनत की राजधानी के दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम रखा था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक, शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा था। इसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित किया और फिर पुनः दौलताबाद इसका नाम रखा। अगला है लोदी वंश का संस्थापक। कौन कौन सा राजधानी परिवर्तन हुआ? सबसे पहले राजधानी कौन था? लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा कौन हुआ? इल्तुतमिश। तीसरा कौन हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद रखा था। जबकि लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और अपनी नई राजधानी आगरा को बनाया था। क्लियर? शासनकाल इब्राहिम लोदी का देखेंगे, सिकंदर लोदी का 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या रही थी? तो मुख्य व्यवस्था जो रही थी वो भू राजस्व वसूल करना। देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को, इसकी स्थापना 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने विधारण्य संत के आशीर्वाद से संगम वंश की स्थापना की थी। देख रहे हैं दोनों भाई को विधारण्य संत से आशीर्वाद लेते हुए संगम वंश की स्थापना किया था। शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। राजधानी थी हम्पी। विजयनगर का खंडहर अभी आपको अगर देखना है तो तुंगभद्रा नदी के तट पर जाएंगे तो विजयनगर का खंडहर दिखेगा। राजभाषा क्या रही थी विजयनगर की? तेलुगु इसकी राजभाषा रही थी। 4 वंश
इस विजयनगर शासन पर शासन किया था? संगम, सलूब, तुलूब और अराबीडू वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। सलूब वंश की स्थापना सालूब नरसिंह ने की थी। तुलूब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और अराबीडू वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा किया गया था। क्लियर? इस साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत तो जो उपज का 1/6 भाग हुआ करता था, जितना उपज होता था उसका 1/6 भाग हुआ करता था, यानी भू राजस्व 1/6 हुआ करती थी। किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि क्या कहलाती थी? कुट्टगी कहलाती थी। ध्यान रखेंगे, ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है। किसानों को जो पट्टे पर दी गई भूमि होती थी विजयनगर साम्राज्य में, उसे कुट्टगी कहा जाता था। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी जाने वाली जो भूमि विजयनगर साम्राज्य में थी वह रत कोडगे थी। कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ स्थानांतरित हो जाते थे उसे कूदी कहा जाता था। और ग्राम में निवेश सेवाओं, विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली सम्मान युक्त भूमि उबली कहलाती थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश कर पाता है वह पूर्ण विहीन हो जाता है? अंग्युत्तर निकाय में कहा गया है। अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में देखेंगे। बढ़ती हुई संख्या के साथ क्रमबद्ध किए गए भाषणों का एक संग्रह होता है अंग्युत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है और इसके अलावा 16 महाजनपदों का उल्लेख अंग्युत्तर निकाय के अलावा महावस्तु में किया गया है। अंग्युत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र से जैन साहित्य यानी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्रम को सजाना है। रॉलट एक्ट कब पारित हुआ था भाई? तो रॉलट एक्ट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलट सत्याग्रह कब हुआ था? तो सॉरी रॉलट सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो मिला लीजिए, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 4, 3 का 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत होकर गतिविधियों को संगठित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन जो ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को की गई थी। हालांकि उसी रात्रि में 8 अगस्त के रात्रि में ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था जिसमें सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी हुई थी नेतृत्व विहीन आंदोलन की, क्योंकि सबसे बड़े बड़े नेता जो थे वो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नेतृत्व विहीन आंदोलन, उसके बाद इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा। क्लियर है? तो इसे भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा का जनक यूसुफ मेहर अली थे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा को फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। करो या मरो इनका अपना नारा ही नहीं था, यूसुफ मेहर अली का नारा था, लेकिन इन्होंने इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारा को काफी फेमस कर दिया था तथा इसी के तहत करो या मरो का नारा दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को आगा खा पैलेस एवं राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल एवं अन्य कांग्रेस समुदाय को संगठन को अहमदनगर के किला में बंद कर दिया गया था। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन वापस जाओ, यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था।
स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। क्लियर? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इसके संस्थापक में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, जिसमें मोतीलाल नेहरू को सचिव और सी आर दास को अध्यक्ष बनाया गया था। अन्य संस्थापक सदस्य में थे नरसिंह चिंतामणि केलकर तथा विठल भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, अगला तर्क क्या है भाई? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ स्वराज पार्टी का वो मार्च 1923 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। पहले इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का नाम दिया गया था। इस पैक्ट के तहत महात्मा गांधी को ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की जिम्मेवारी दी गई थी। 28 में बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा था? बंगाल विभाजन या इसे ही बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे तो बंगाल विभाजन का निर्णय 19 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन लेता है। और यह प्रभाव में कब से आता है? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभाव में आ जाता है। तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। इसके विरोध में 1905 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखा जाए कि बंगाल विभाजन के पूर्वी का प्रथम गवर्नर सर जोसेफ बैमफील्ड थे, जिनका कथन था, सर जोसेफ बैमफील्ड जो थे वो पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर थे और इनका कथन था हिंदू और मुस्लिम उनकी 2 बीबियां हैं, जिनमें से मुसलमान उनकी चहेती हैं। यह कथन कहा था सर जोसेफ बैमफील्ड ने बंगाल विभाजन के कथन पर। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज सम्राट पंचम एवं मैरी के स्वागत में हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इससे संबंधित कथन अगर देखेंगे, बंगाल विभाजन जब हुआ तो इससे संबंधित कथन जो है किस स्वतंत्रता सेनानी ने किस नाम से इसे कहा और क्या कहा? तो बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, यह निर्णय हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। क्लियर? बंगाल विभाजन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे कहा कि यह निर्णय हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। दूसरा, यह एक निर्णय भूल है। कहने का मतलब यह निर्णय एक भूल है। यह किसने कहा था बंगाल विभाजन के विरोध में? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही इसमें से नहीं है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर, रावी नदी पर रंजीत सागर बांध परियोजना टिहरी बांध पर भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर है, नॉट गंगा। अगला, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। 1948 में संसद में एक अधिनियम द्वारा स्थापित एवं भारत सरकार के स्वतंत्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के कार्य में करती है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष के.एम. हनुमंत रायप्पा हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन पटना बिहार में किया गया। 17 अप्रैल 2017 में पटना बिहार में आयोजित किया गया। बिहार महिला विकास निगम के लिंग संसाधन केंद्र में महोत्सव का आयोजन किया था। अगला है, कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा देखेंगे, फॉक लेबे अम्पू। फॉक लेबे मतलब फॉकलैंड जलधारा, का से कैनारी जलधारा, ले से लेब्राडोर जलधारा, बे से बेंगुएला जलधारा, ए से अटलांटिक जलधारा और पू से पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा भी देख लेते हैं। तो गब्रा बीबी, ग से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्र से ब्राजीलियन जलधारा, बी से उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा और बी से दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। फ्लोरिडा तथा इरमिंजर जलधारा जो है वह भी
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। 33 नंबर क्वेश्चन में, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश की संविधान से ली गई है? तो देखेंगे बारी बारी से। संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकार की चर्चा है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं अन्य न्यायाधीशों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए विधि एवं वित्तीय आपात को लागू किया जाता है। क्लियर? तो ये इतना चीज संयुक्त राज्य अमेरिका से, और न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया। ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन की देन है। इसके अलावा एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, राज्यपाल की नियुक्तियां, विषय प्रावधान, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या होता है? वह शक्ति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, संविधान सम्मत नहीं हो। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला, इस अधिनियम यानी 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधित किया जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अगला, इसी में थोड़ा सा समझेंगे। 42वां संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तकरीबन इसमें कुल 59 प्रावधान को 42वां संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसके कारण से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी को हुआ था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय को रखा गया है? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को रखा गया। 11वीं अनुसूची को 93वां संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत भारतीय संविधान में अनुसूची 11 जोड़ा गया था। यहाँ भी 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया तथा इसमें पंचायती राज व्यवस्था कुल 29 विषय को जोड़ा गया है। क्लियर? अगला है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सबसे पहले समझेंगे संविधान के भाग 15 में तथा अनुच्छेद भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 इतना का संबंध भाग 15 से है, और इस इतना में यानी 24, 25, 26, 27, 28 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 का संबंध निर्वाचन आयोग एवं इसके प्रावधान से है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी में है पॉइंट, चुनाव के पर्यवेक्षण अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है? चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होगी, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। 326 अनुच्छेद में 25 में तो पहले ही जान गए कि शामिल होने के लिए व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 325 में वर्णित किया गया है। क्लियर है? अनुच्छेद 326 में क्या कहता है? लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 326 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है, और अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया। देखेंगे भाग 10वां, भाग 10वां में क्या कहा गया? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 का तक शामिल किया गया है। 244 से 244 के का भाग 10 में शामिल किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध की चर्चा किया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है वो भाग 11 में किया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक की चर्चा किया गया है भाग 10 में। भाग 15 में चर्चा करते हैं तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का प्रावधान भाग 15 में किया गया है, जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक से शुरू की गई थी? तो सबसे पहले देखेंगे मैक्सिको सिटी ओलंपिक, जो फ्रांस में 1968 ईस्वी में हुआ था। यहीं से ओलंपिक शुभंकर के प्रथा की शुरुआत हुआ था। ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं तो 1913 ईस्वी में ध्वज का सृजन हुआ। ओलंपिक ध्वज का 1914 ईस्वी में विधिवत उद्घाटन पेरिस में, तथा वर्ष 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में इसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। ओलंपिक मोटो क्या है? तो 1897 ईस्वी में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस को 1920 ईस्वी के संदर्भ में ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया है। ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की प्रथा 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से जुड़ी हुई है, तथा 1936 के बर्लिन ओलंपिक में वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया है। क्लियर? वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया है। अगला है, शपथ ग्रहण करने की प्रथा की शुरुआत ओलंपिक में 1920 ईस्वी से हुई थी और एंटवर्प ओलंपिक से ही प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों का टीवी पर पहली बार प्रसारण 1960 ईस्वी रोम ओलंपिक में किया गया था। रोम ओलंपिक 1960 ईस्वी में टीवी पर प्रकाशन हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव्य होते हैं। तो वो होते हैं ब्रोमीन और मरकरी होते हैं। हाल ही में कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वह जीता है हैदराबाद ने। अक्टूबर 2022 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर इसमें से रहा था? तो इसमें शीर्ष स्थान पर जो रहा था वो IISc बेंगलुरु रहा था। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? शीर्ष स्थान पर राज्य जो रहा है वो हरियाणा रहा है। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा दिवस कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक कचरा दिवस मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो वह है ऊना, और ऊना पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को स्वीकृति प्रदान की है? सस्पेंशन ब्रिज को स्वीकृति प्रदान की है कृष्णा नदी पर सस्पेंशन को स्वीकृति प्रदान की है। अक्टूबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है? वह है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ जयपुर में। और हाल ही में रावी कल्ट्रन का निधन हो गया। वह कौन थे? वह एक अभिनेता थे। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया। तो ये था हमारा धारा प्रवाह टॉप 50 क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को स्किप करके ना देखे होंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा
क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा और मेमोराइज भी हुआ होगा कुछ क्वेश्चन, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से भी ये रिलेटेड है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है अच्छा है। तो आज के लिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।